वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के जो विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे उसमें हमने सौरमंडल को पढ़ा था। आज हम चर्चा करने वाले हैं अक्षांश व देशांतर रेखाओं को। बहुत ज़्यादा एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन के बारे में जानेंगे। वैसे तो हम इसे बचपन से पढ़ते आए हैं और इसके बहुत सारे जो प्रमुख बिंदु होते हैं उसको सभी आप जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो अक्षांश व देशांतर रेखाएं, वास्तविक तौर पे हम देखें तो पृथ्वी पे इस प्रकार की कोई अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती है, पूर्णतः काल्पनिक है। ठीक है, तो ये काल्पनिक, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी देखते हैं कि किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, ठीक है, अब जैसे इतनी बड़ी पृथ्वी है, अगर कोई सा शहर है, कोई गांव है या कोई भी ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे आप कैसे बताएंगे कि वो कहाँ है? तो इसको मैप में देखने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। अब सोचेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। अब नॉर्मल से देखेंगे तो आप किसी शहर को जानते हैं तो उसमें तो आसानी से बता सकते हैं कि वो कौन सा शहर है, क्योंकि वो शहर है, बता देंगे कि ये शहर है, उसके बगल में है, ऐसा करके कोई भी बता देगा। अब ये चीज़ को आप सोचिए कि अगर आप समुद्र में हैं, ठीक है, अगर आप समुद्र में हैं, आसपास पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं है, तो ऐसे स्थान पे आप अपने आप को लोकेशन कैसे बताएंगे कि आप किस जगह पे हैं और आपको कैसे खोजा जाएगा? तो ऐसे स्थिति के लिए हमें अक्षांश और देशांतर, ये ज़्यादातर प्रयोग जो नौ परिवहन करते हैं, बड़ी बड़ी शिप चलाते हैं वो, या फिर जो फ्लाइटें उड़ाते हैं, जहाज़ें उड़ाते हैं, वो लोग ऐसी चीज़ों को ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, नहीं तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि उनका प्रेजेंट में लोकेशन क्या है। ठीक है, तो किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान का अक्षांश लैटिट्यूड तथा देशांतर लॉन्गिट्यूड बताया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, इस स्थान पे है, मान लेते हैं, तो ये बताएगा कि मैं कौन से देशांतर और कितने अक्षांश पर वर्तमान में हूँ। तो ये दोनों को जो बिंदु होगी, उस बिंदु के आधार पर ये ज्ञात कर लिया जाएगा कि ये व्यक्ति कहाँ पे है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है, पूरे विश्व में इसी प्रकार से चलते हैं। तो हमको समझ में आया कि क्यों ज़रूरी है। तो अब देखते हैं अक्षांश में क्या है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अक्षांश है तो उस धरातल पर, वापस से देखते हैं, कोई भी अक्षांश उस धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है। मतलब ये यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो वो कहाँ है, दक्षिण में है या उत्तर में है। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा? हम सभी को पता है कि भूमध्य रेखा, सेंटर जो रहता है, इक्वेटर लाइन, ये है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 0 है, 0 अक्षांश है। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि ये क्या है, दक्षिण में है। ये वही बता रहा है कि उत्तर दक्षिण की स्थिति को बताता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण होता है। तो जो भूमध्य रेखा से आप देखेंगे कि 90 डिग्री अक्षांश ऊपर होंगे और 90 डिग्री दक्षिण में होंगे। बस ये शब्द में ही वही कहना चाह रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें अक्षांश और देशांतर का वास्तविक यूज़ क्या होता है। ठीक है, इसी आधार पे बहुत सारे प्रश्नों को ज्ञात किया जाता है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं। अभी हम आगे उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन जो है, किसी स्थान के अक्षांश का मान, किसी अक्षांश का जो मान है 90 माइनस करेंगे, उस स्थान को धरती के केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा उसके रेखांश की रेखा विषुवत वृत्त को जहाँ मिलाती है उस बिंदु से धरती के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। अब इसको पढ़ दिए तो इसमें समझ नहीं आएगा आपको। अब मैं सिंपल से बता रहा हूँ, वो समझना। ठीक है, ये हम देखते हैं कि पृथ्वी है, हमने इसको काट दिया। ठीक है, ये अब सभी को पता है कि ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। ये वाली जो लाइन है, ये आपको 0 दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है कितना है, 0 है। अब हम किसी स्थान को देखते हैं, कोई सा भी स्थान,
ठीक है, उस स्थान को धरती के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मान लेते हैं कि वो स्थान ये है, ठीक, उस स्थान को धरती का केंद्र ये है, धरती के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, तथा उसके अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त, ये जो विषुवत वृत्त है उसके अक्षांश विषुवत वृत्त, ठीक है, मिलाती है उस बिंदु से धरती के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण। तो ये जो है ये बिंदु है और ये धरती का केंद्र से मिलाने वाला जो ये कोण बनेगा इसी को क्या बोलते हैं, मान लेते हैं थीटा है, तो वो ही क्या होगा, ये अक्षांश होगा, ठीक है। इस आधार पे देखते हैं, मतलब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ ये कितना डिग्री बना, 15 डिग्री है, ये 30 है, ये कितना 45 है, 60 है, 90 है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, कितना अक्षांश डिग्री है वो डिसाइड किया जाता है यहाँ से जो भी कोण बनेगा उस कोण के आधार पर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कितना अक्षांश से क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से देखा जाता है अक्षांश और देशांतर। आप देखेंगे कि 90 अक्षांश ऊपर है और 90 अक्षांश दक्षिण में है। तो इसको भी किस प्रकार से देखते हैं, विषुवत वृत्त के सभी बिंदुओं पर जितने भी बिंदु हैं अक्षांश शून्य होता है, ठीक है, विषुवत रेखा के सभी बिंदु। अब विषुवत रेखा है, एक बीच में रेखा है, ठीक है, ये वाली रेखा, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी लीजिए, वो क्या है, शून्य ही होगा, अर्थात भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांशों से होकर जाने वाली रेखा है। मतलब क्या है कि जो भूमध्य रेखा है वो 0 जो डिग्री है वहाँ से जाने वाली एक रेखा है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने वाले पर 90 जो नंबर है वो 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। ये जो शब्द है वो कहना चाह रहा है कि विषुवत रेखा से एक एक बिंदु शुरुआत करते हुए जो नंबरिंग करते जाएं तो ऊपर 90 है और नीचे 90 है, ठीक है। यानी कि किसी भी स्थान का जो अक्षांश है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। कहाँ से होगा 90 डिग्री से अधिक, 90 जाने के बाद तो मामला ही खत्म हो जाता है, आगे कुछ है ही नहीं, तो 90 है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जितने भी विषुवत रेखा के उत्तर में जितने भी अक्षांश हैं वो सभी को क्या बोलेंगे, इधर वाले को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के जितने भी अक्षांश है उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो साधारण भाषा में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो विषुवत रेखा है वो क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, और उसके उत्तर में जितने हैं वो उत्तरी अक्षांश है पूरे 90, और दक्षिण में जितने हैं वो दक्षिणी अक्षांश है पूरे 90, ठीक है, 90। अब देखते हैं अक्षांश रेखाओं का। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं सभी को बता दिए, देशांतर भी वैसी है, इनकी संख्या अनंत है एवं अंश, ठीक है। काल्पनिक रेखाओं की जो संख्याएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी संख्या अनंत है। 1 अंश डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अब हम इसमें देखते हैं कि कुल संख्या की क्या बात है। कुल संख्या हम देखते हैं। अब हमको पता है इस पूरे जो लिखा हुआ है इसको सीधा एक मैं सार आपको बताता हूँ, वो आप समझिए, फिर इसको हम पढ़ देंगे। कि यहाँ पे हम बताया कि ये क्या है, 0 है, ठीक है, क्या है वो 0 है। तो ये 0 होने की वजह से उसके ऊपर जितने भी होंगे सब कितने होंगे, दक्षिणी होंगे, ठीक है, ऊपर होंगे उत्तरी होंगे और नीचे क्या होंगे, दक्षिणी। तो यहाँ से यहाँ तक कितने, 90 हैं, टोटल 90 हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ऐसे करके। अब ऐसा नहीं यहीं पे है, ऐसे 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 करके पूरे 90 रहते हैं, ठीक है, पूरे 90 तक जाता है, 90 तक। इसीलिए बोल दिया है कि बहुत सारे जाल है, अनंत जाल है। 90 + 90 मतलब ऊपर भी 90 और नीचे भी 90, यहाँ से यहाँ तक 90, ऐसे ऐसे करके पूरे 90 हैं, ठीक है। ये बीच वाले को मिटा देता हूँ, समझेंगे आप। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। तो ऐसे करके ऊपर 90 और नीचे भी 90, यहाँ भी कितने हैं, 90 हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितने हुए, पूरे 90 हैं, और यहाँ से यहाँ तक पूरे कितने हैं, 90 हैं। और ये जो बीच में है ये भी तो एक लाइन है, ठीक है।
तो अगर उसको भी हम जोड़ दें तो 90 और 90 और 1 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 181। ठीक है, यदि दोनों ध्रुवों को रेखा ना माने, अब दोनों ध्रुवों को रेखा क्यों ना माने, एक इसको और ऊपर मतलब एक उत्तर, और जो दोनों पोल हैं उनको हम एक लाइन नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अंत में जो 90वां जो डिग्री है वो क्या होता है, एक बिंदु के रूप में बन जाता है। तो उसे अगर हम क्या मानते हैं, एक बिंदु मानते हैं, क्योंकि ये क्या है, बिंदु है। तो अगर इसको बिंदु माने तो एक वहाँ कम हो गया और एक नीचे बिंदु कम हो गया, 2 बिंदु कम हो गया, टोटल कितने थे, 181 थे। तो अगर अब इसको घटा देते हैं तो 179 बच जाता है। अगर पूछे परीक्षक एग्जाम में कोई पूछता है कि कितने अक्षांश हैं, तो टोटल अक्षांश की संख्या कितनी होगी, 181। ठीक है, और अगर उस बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 179, 179 लाइनें हमको मिल जाती है। ठीक है, एक अंश के अंतराल पर खींचे जाने वाले, एक अंश है उसके अंतराल पर खींचे जाने वाले किन्हीं 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं। अब मान लेते हैं कि एक अक्षांश ये है, एक अक्षांश एक और ऊपर खींच दिया। ठीक है, थोड़ा दूर खींच देते हैं, एक अक्षांश ही खींच दिया, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी एक अक्षांश का, ठीक है, एक अक्षांश का जो लंबाई होगी वो कितना, 111 किलोमीटर की। मतलब इन दोनों के मध्य कितनी दूरी होगी, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 20 गए तो 20 बहुत ज़्यादा है, हर एक 111 किलोमीटर का होगा तब पृथ्वी के बराबर पहुँचेगा वो। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम देखेंगे कि कितने दूर होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखें। एग्ज़ाम में ये पूछता है कि अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है, तो आपको बता देना है 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, कितने बिंदु हैं, 90 कैसे हैं मैंने बताया। तो ये कुछ इस प्रकार की इसमें अक्षांश में बातें थी। चलिए इसके आगे की बातें हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो हमारे मुख्य अक्षांश है वो हम देखते हैं। ठीक है, मुख्य अक्षांश आप देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हैं, ये क्या है, कर्क रेखा। ठीक है, क्या है ये, कर्क रेखा। ये बीच में इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा सभी जानते हैं 0। तो जो कर्क रेखा है वो कितना, 23.5 अंश उत्तरी। ठीक है, उत्तरी। और वैसे यहाँ पे एक और रेखा है, ये कौन सी रेखा है, मकर, मकर रेखा। तो जो मकर रेखा है वो 23.5 अंश दक्षिणी। तो जब सूर्य जो है उत्तर की ओर जब जाता है, जब हमारी पृथ्वी, आप सभी को पता है कि पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 अंश वो भी झुकी हुई है, अब इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जब पृथ्वी झुकी हुई है इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। तो जब पृथ्वी कुछ इस प्रकार से घूम जाती है कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, दक्षिणी ध्रुव पर डायरेक्ट नहीं पड़ती, थोड़ा देर से जाता है। तो जो उत्तरी ध्रुव पर जो डायरेक्ट रोशनी जो सूर्य की जाती है, उस समय सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा ऊपर का होगा। और ऐसे समय पे जहाँ सूर्य ज़्यादा समय के लिए रहेगा तो वहाँ दिन की जो मात्रा है, दिन वो भी लंबा होगा। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ से ऊपर पूरे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, सबसे बड़ा दिन क्या होता है, 21 जून का। ठीक है, 21 जून। ये जो 21 जून है वो इसीलिए चुना गया, जो योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो इसीलिए चुना गया क्योंकि यहाँ लंबा दिन होता है और योग के साथ साथ अपने अन्य जो काम हैं योग को भी कर सके, उस दिन इवेंट कुछ मनाना है वो भी मना सके। तो 21 जून को जो डेट डिसाइड की गई इसीलिए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। और यहाँ पे जो रेखा है, कर्क रेखा, उस समय जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। वैसे ही और यहाँ का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, उस दिन छोटा होगा जब दक्षिण में सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी। वो कौन सा होता है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को रोशनी ज़्यादा पड़ती है। मतलब ये कि जब हमारे देश में, भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो जब भारत में ठंड का मौसम होता है, शीतकाल होता है, उस समय दक्षिण में ग्रीष्म काल होता है। ठीक है, गर्मी का मौसम कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में। ठीक,
तो ये कौन सा दिसंबर होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ पे क्या सा होता है, मौसम एकदम ठंडा होता है, लेकिन उस समय वहाँ पे क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। और 21 जून या ऐसा समय जब जो सूर्य की रोशनी उत्तर में डायरेक्ट पड़ रही है, उस समय दक्षिण में शीतकाल होता है, ठीक है। अब जब शीतकाल होता है उत्तर में, उसी समय पृथ्वी क्या हो जाती है, सूर्य के नज़दीक जाती है, ठीक है। जो 3 जनवरी का दिन होता है, 3 जनवरी को सूर्य के नज़दीक जाती है पृथ्वी, हमने बताया था पिछली क्लास में। तो उस वजह से क्या होता है कि ऊपर का जो हिस्सा है ठंड का मौसम रहता है, लेकिन उतनी कठोर जो शीतकाल है वो नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक चल जाती है। तो ऐसे स्थिति में ऊपर कठोर शीतकाल नहीं मिलता, लेकिन क्या है, नीचे वाले जो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोग हैं, उनको कठोर शीतकाल और कठोर ग्रीष्मकाल इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब रोशनी पड़ती है सूर्य की, उस समय डायरेक्ट हो जाती है और उस समय ऊपर ठंड पड़ रहा होता है। और जब सूर्य के नज़दीक जाता है पृथ्वी, तो उस समय नीचे पे ही क्या रहता है, गर्मी का मौसम होता है, और उसी समय सूर्य के नज़दीक भी चल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये और ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ठंडी के सीजन में इसका उल्टा। तो मतलब जो उत्तर गोलार्ध में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि वो उत्तर में रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। तो जब सूर्य की रोशनी मकर रेखा में पड़ती है तो उसको बोलते हैं मकर क्रांति, और सूर्य की रोशनी जब कर्क में पड़ती है तो कर्क क्रांति। संक्रांति सुना होगा, मकर संक्रांति, वो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, कि जब मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है तो उसे बोलते हैं मकर संक्रांति, ठीक है। और उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा में तो कर्क संक्रांति होता है। त्यौहार भी कुछ इसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। तो जो देशांतर रेखा, अभी हमने क्या देखा कि जो अक्षांश रेखाएं होती है, जो अक्षांश रेखाएं, ये क्या है, ऐसी खड़ी लाइनें हैं, ठीक है। अब ऐसी देखते हैं लाइनें, ये आड़ी लाइनें थी, अब खड़ी लाइनें के बारे में देखेंगे। देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड, किसी स्थान का रेखांश धरातल पर उस स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति को बताता है। जैसे गोलार्ध में हमने बीच में लाइन खींचा था अक्षांश रेखा, वो क्या बता रहा था, उत्तर और दक्षिण। वैसे ही देशांतर रेखा अगर ऐसे खींच दें तो ये क्या बताएगा, पूर्व और पश्चिम बताएगा, ठीक है। वही चीज़ें पूर्व और पश्चिम स्थिति को बताता है। परंपरानुसार सभी स्थानों के रेखांश को प्रधान याम्योत्तर, याम्योत्तर रेखा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। देशांतर को प्रधान याम्योत्तर के सापेक्ष अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब कह रहा है कि जैसे कि इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा एक क्या थी, प्रमुख अक्षांश रेखा थी, वहीं से हम डिसाइड करते थे उत्तर दक्षिण। वैसे ही एक प्रधान याम्योत्तर रेखा है जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ग्रीनविच रेखा, समय रेखा, इसी को क्या बोलते हैं, समय रेखा। सभी बिंदुओं को रेखांश 0 डिग्री, जो हमारी समय रेखा है वो 0 डिग्री है, ठीक है, धरती पर स्थित है। और इसी 0 डिग्री से पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है ये डिसाइड होता है। इसीलिए हम लोग भारत में जो रहते हैं लोग, वो बोलते हैं ना पाश्चात्य सभ्यता। पाश्चात्य सभ्यता क्या, जो 0 डिग्री लाइन के जो पश्चिम में है, पश्चिम में कौन है, यूरोप जैसे देश हैं, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप में बहुत सारे देश हैं। तो यूरोपीय लोगों को हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता, ठीक है। पश्चिम की ओर देखो, ऐसा है। जो पॉलिसी भी चलाते हैं, ईस्ट पॉलिसी, वेस्ट पॉलिसी, ये सभी होता है। तो ये सब इसी पर डिसाइड होता है। और हमारा देश क्या है, पूर्व में है, ठीक है। हमारा देश क्या है, यूरोपीय जो इंग्लैंड है उससे पूर्व में पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी। तो उनके लिए हम लोग महत्वपूर्ण रहे हैं उपनिवेश काल के समय, उसी प्रकार का है ये कुछ। तो ये 0 रेखाएं हो गई। धरती पर स्थित किसी स्थान को दोनों ध्रुवों से मिलाने वाले समतल ग्रीनविच समतल से जितना कोण बनाती है वह रेखा, वह कोण उस स्थान का रेखांश होगा। रेखांश का मान 0 से लेकर 360 तक होता है। इस संख्या के अलावा पूर्व और पश्चिम भी बताया जाता है। इसका पूरा सार मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हमने वो देखा था इससे पहले अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाओं में क्या था कि उत्तर और दक्षिण बताया, लेकिन हम इसको पूर्व और पश्चिम की ओर देखेंगे तो उसके लिए देशांतर देखना होगा। और देशांतर में टोटल देखें तो कितने, इस प्रकार से कुछ रेखाएं हैं जो कितनी है, 360 हैं,
कितने 360। अब जैसे उसमें परिवर्तन हो रहा था इससे पहले वाले में, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब देखिए एक देशांतर रेखाएं हैं, उसका चित्र है, ये है प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। तो ये जो मेरिडियन लाइन है, ग्रीनविच रेखा इसी को बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है, ठीक है, ये वाली रेखा, ये कितनी है 0 डिग्री। अब ये पूरा अगर सर्कल माने, पूरा सर्कल, तो ऐसे घूम के ये इधर मिलेगी और ये घूम के इधर मिलेगी। तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, एक 180 अंश का होगा। इसी के पूरा अगर ये सर्कल में बना दूं तो मतलब 180 इधर और 180 उधर, तो 180 180 डायरेक्ट 360। अब ये इसको जोड़े 1 2 3 4 ऐसे करके हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो जो 180वां लाइन होगा वो हो गया 180 अंश। अब यहाँ से भी घूम के जाएंगे तो वही 180वां लाइन होगा, ठीक है। तो मतलब हमने इसको भी जोड़ छोड़ दिया था, तो ये इसके साथ काउंट हो जाएगा और यहाँ से 1 से शुरू कर देंगे तो वो 180 लाइन, तो मतलब 180 इधर से और इधर से भी 180, तो एक्यूरेट 360 ही होने हैं, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आप ये याद रखें सिंपल से कि कितने 360 देशांतर रेखाओं की कितनी रेखाएं हैं, 360 अंश के होते हैं पूरे, 360 है पूरे, ठीक है। 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से रेखाएं गुजरी हुई है, देशांतर रेखाएं। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अभी हमने देखा कि विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसकी जो दूरी है, किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, कम होती है। कम होती है, कैसे कम होती है अभी देखते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे इसकी दूरी ज़्यादा थी, लेकिन ये यहाँ पे आते आते कम हो गई, ठीक है। तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण या कहें तो ध्रुवों पर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर उसकी जो दो देशांतरों की जो रेखाएं हैं, दूरी है, वो कम होती है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। वही चीज़ ये बता रहा था कि कम होती है। इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। 0 देशांतर जो इंग्लैंड के, अभी हमने देखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरता है, ग्रीनविच रेखा, उस जगह का नाम है ग्रीनविच, उसी लिए उसका नाम पड़ गया। यह देशांतर को क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन या GMT, ठीक है, प्राइम मेरिडियन या GMT माना जाता है, ठीक है। इस रेखा से पूर्व में स्थित सभी 180 देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में जो है, ठीक है, पूर्व में 180 और पश्चिम में 180 देशांतरों को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। सामान्यतः पूर्वी देशांतर को ईस्ट जो बोलते हैं दिशा, उसी के नाम से, और पश्चिम देशांतर को वेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, बस उसी से निर्देशित किया जाता है, दर्शाया जाता है। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। जैसे हमने अक्षांश में देखा था, उसकी जो दूरी थी वो 111 किलोमीटर की थी, लेकिन ये जो देशांतर रेखा है ये क्या है, समय रेखा है, समय बताता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात पृथ्वी 1 अंश देशांतर घूमेगी तो मतलब वो 4 मिनट का समय ले लेगी। 1 अंश को पार करने में 4 मिनट लग जाएगा, 15 अंश घूमने पर 1 घंटा लगेगा। अभी हम इसको बताते हैं किस प्रकार से लगेगा। इसी से हम टाइम निकालते हैं, किसी भी स्थान का, किसी भी देश का अपना जो टाइम होगा वो इसी आधार पे निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से आप देखें कि टोटल कितनी लाइनें देशांतर रेखाएं हैं, 360 हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना है, पृथ्वी के पास 24 घंटा है, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 अंश, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 15 अंश घूमने में वृत्त को कितना घंटा लगा, इसे घंटा वृत्त कहते हैं। कितना, 15 अंश घूमने में, मतलब 1 घंटा में 15 अंश घूम जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में 15 अंश। अब 1 घंटे में 15 अंश जा रही है तो पूरे घंटे में कितना समय लगने वाला है, तो कितना था, 60 मिनट होता है 1 घंटे में। 15 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया, 15 चौक 60, 4 मिनट। मतलब 1 अंश घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट।
या यूँ कहें तो कितना 15 अंश में 1 घंटा लगता है डायरेक्ट। तो जैसे हम जानेंगे, समझते हैं इस बात को कि हम बोलते हैं कि पृथ्वी जो रेखा है वो कितना है, जो समय चलता है पृथ्वी का, वो भारत का जो रेखा है वो कितना है, समय रेखा 82.5 है। तो 82.5 को अगर आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो कितने घंटे का आएगा, 15×5। अब इसको देखिए ऐसे लिखते हैं ना, 82.5 और 30 मिनट, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि 15 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 15×5 75, ठीक है, 15×5 75। तो इसमें से कितना बच गया, 5, 15×5 75, 5 घंटा ये। अब ये डिग्री और बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से भी कुछ समय बचा हुआ है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 7×5 12, ठीक है। अभी ये बचा हुआ है, 7 अंश और बचा हुआ है, और जो 30 है वो मिनट का बचा हुआ है, 30 मिनट का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। इसको एक्यूरेट पूरा निकालने में कितना आएगा, 5 घंटा 30 मिनट। ये क्या है, पूर्व की तरफ है, ठीक है, पूर्व की तरफ, मतलब 1 अंश जाने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछता है, एक अंदाज़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको लग जाएगा अंदाज़ा कि इस वक्त जैसे लंदन में 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितना टाइम होगा, ठीक है, इस प्रकार से पूछता है। तो आप सीधा क्या कीजिए, सीधा 5.5 घंटा प्लस कर दीजिए, ठीक है। या किसी स्थान का टाइम निकालने बोलता है तो उसको भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्थान का टाइम निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करें, वही करें। 30 मिनट है, 15 मिनट है, 7 मिनट, जो भी है वो आसानी से निकाला जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो जो देशांतर रेखा है, 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, अब ये जो देशांतर रेखा है उसमें देखें, एक है समय रेखा और एक है तिथि रेखा, 2 अलग अलग रेखाएं हैं, ठीक है। हमने समय रेखा जो देखा, जीएमटी लाइन जो देखी, ग्रीनविच लाइन देखा। अब ये है जो 180, वो क्या था, जीएमटी था, वो 0 अंश था, ठीक है। अब ये है 180, तो 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते में लिया गया था। यह रेखा क्या है, सीधी नहीं है। क्यों नहीं, अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि जो पूर्व से पश्चिम देशों में एक समानता समय बनाए रखने के लिए इस रेखा को कई स्थानों पर पूर्व में तो कई स्थानों पर पश्चिम में झुकाया गया है। अब ये क्या हुआ था, अभी हम उसको देखते हैं, एक किसी स्लाइड में मिल जाएगा। तो जैसे कि हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन, ये लाइन है 180 अंश, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया है, तिथि रेखा। अब कहीं पे देखेंगे कि पूर्व में झुकाया गया है, कहीं पे क्या है, पश्चिम में। क्यों, अब जैसे ये जो देश का हिस्सा है, ठीक है, अगर हम इसको सीधा रख देते ऐसे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 तारीख था, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 13 तारीख हो जाता, ठीक है। तो यहाँ वालों के लिए 13 तारीख, यहाँ वालों के लिए 12 तारीख, देश एक ही, तो एक ही देश में 2 जो तिथि है वो कैसे हो सकता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, जो समझौता हुआ था उसके तहत ये किया गया कि जो भी देश बीच में आएगा हम उसके हिसाब से जो लाइन को चाहे पूर्व या पश्चिम थोड़ा सा हटा देंगे। तो इससे क्या होगा, वो देश का जो मानक है वो सही हो जाएगा, इसीलिए इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा गया, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि क्योंकि ये पूर्व में और कहीं पे पश्चिम में है। जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार करता है तो तिथि में 1 दिन का अंतर होता है। अब जैसे कोई ये रेखा है, ठीक है, यहाँ 12 तारीख था, इसको पार करके इधर चल गया तो क्या 13 तारीख हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो समय रेखा है, वो बता रहा है। तो यही चीज़ बोल रहा है। अब ये होता क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो घूमते रहती है, ठीक है, तो जो दिन और रात है वो एक जगह दिन होता है और एक जगह रात होता है। तो यहाँ से
और 0, ये है 180 रेखा और ये है 0, इन दोनों के बीच में पूरे 12 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो 12 घंटे के बाद अब जो 12 घंटा इधर और इसके पीछे से घूम के आएंगे तो भी 12 घंटा है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो इधर है, यहाँ वाले जो देश हैं उनके लिए 12 ही, जैसे मान लेते हैं कि ये 12 तारीख है ना, तो उनके लिए तो ये 12 तारीख हो रहा होता है, लेकिन दूसरे देश में एंट्री कर लोगे इस रेखा को पार करके तो वो क्या हो जाता है, 13 तारीख का हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो समय मानक है वो उसके हिसाब से चल रहा है, उस देश के हिसाब से। तो ये जो रेखा है ये डिसाइड करती है कि इस बार कौन सा हो रहा है, तो इसलिए बोला है कि इसको क्रॉस कर देने पर एक दिन का क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। अर्थात हम पूर्व से पश्चिम में जब समय रेखा तिथि रेखा को पार करते हैं तो एक दिन का नुकसान हो जाता है। नुकसान कैसे, अब यहाँ पे 13 तारीख था, पूर्व से पश्चिम इधर आ गए तो नुकसान हो गया ना जी। यहाँ पे तो 13 तारीख था, मैं वापस यहाँ आया तो कितना हो गया, 12 तारीख हो गया, तो मेरे पूरे एक दिन का नुकसान हो गया। मैं वापस से 12 तारीख में आ गया, अब मेरा फिर 13 तारीख होगा। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मेरा तो फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचिए कि आपने यहाँ पे चेक दिया था इस देश वालों को, 12 तारीख तक का था, वो उस देश में गया, वो पहले ही से एक्सपायर हो गया पहुँचते तक, है ना। तो इस प्रकार का नुकसान होता है। ठीक है, तो एक दिन का नुकसान हो जाता है, इधर से इधर आ गए तो नुकसान, उधर चले गए तो फ़ायदा हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं तो यात्रा करने वाले को एक दिन का फ़ायदा हो जाता है। मतलब वो निकला 12 तारीख को था, 13 तारीख को पहुंचा। अभी जो कोई 13 तारीख को पहुंचा था और निकला था वो, और उसी दिन भी पहुंचेगा तो भी वो क्या हो जाएगा उसके लिए, 12 तारीख, है ना। तो उसके लिए एक दिन का नुकसान हो गया। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ होती है वही बोलते हैं नुकसान हो गया, फ़ायदा हो गया, बाकी रहता वही है, डेट का ही अंतर है। ये कौन कौन से देशों से गया हुआ है, तो ग्रीनविच याम्योत्तर जो है 0 देशांतर पर है, ये ग्रीनविच वापस से आ गया 0 डिग्री वाला। ठीक है, वो क्या था, समय रेखा जो तिथि रेखा था वो 180 अंश वाला था, और ये याम्योत्तर 0 वाला। ये कौन कौन से देश से गया हुआ है, अब देखेंगे ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। ये ब्रिटेन को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे है, ग्रीनविच उसी स्थान से गया इसलिए उसका नाम भी पड़ा है। और जो प्रारंभ में ब्रिटेन का जो वर्चस्व कुछ ज़्यादा था इसीलिए यहाँ के नाम से दिया गया, अन्यथा आजकल तो सभी देश बराबर हो गए हैं लगभग। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से ये गुजरता है। ठीक है, तो आपको ये देश याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये उन एग्ज़ाम में आता है जैसे कोई स्टेट पीसीएस दे रहा होता है तो वहाँ पे पूछता है, बस आपको यहाँ पे याद रखना है ब्रिटेन के लिए। ठीक है, नॉर्मल एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ब्रिटेन बस याद रखिए, उतना काफ़ी होगा आपके लिए। देशांतर रेखा अभी हम देखें, देशांतर रेखा में भारत में मैंने बताया 82.5 अंश और 30 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं। ठीक है, 82.5 अंश को 30 मिनट। पूर्वी देशांतर रेखा को मानक जो है मध्याह्न रेखा कहा जाता है, अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। ये रेखा जो है इलाहाबाद के जो निकट एक स्थान है उसका नाम है नैनी, वहाँ से गुजरता है, तो इसी को हमने प्रमाणित मान मान लिया है। ग्रीनविच मध्याह्न जो मध्य समय है वो कितना है, 5.5 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे चलता है। आगे मतलब ये रेखा है, इसके इधर जो भी होगा उसको बोलेंगे आगे, और इसके इधर पश्चिम की तरफ जो भी होगा वो उसको बोलेंगे पीछे। तो अगर हमारे हिसाब से देखें, अगर हम भारत में रहते हैं तो हमारे हिसाब से ब्रिटेन वाले हमसे 5.5 घंटा पीछे हैं। ठीक है, और इधर के जो देश हैं वो हमारे लिए आगे हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ के जो देश हैं 0 अंश वाले देश, उसके लिए हम लोग क्या हैं, आगे हैं, और उसके जो पश्चिम में रहने वाले लोग हैं वो पीछे हैं। ठीक है, इस प्रकार से सिस्टम चलता है। दो देशांतरों के मध्य का जो सर्वाधिक दूरी है ना, जो 2 देशांतर की सर्वाधिक जो दूरी है वो कहाँ पे होगी, भूमध्य रेखा में होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने में वो सक्रिय होते जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 111 वहाँ भी था, 111 यहाँ भी है, लेकिन पॉइंट में 32 भी है, वहाँ पे पॉइंट में कुछ नहीं था, इसे याद रखें। कुल 360 हैं, ये हमने आपको दिखाया। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये 0 लाइन है। ठीक है,
उसके जस्ट पीछे ये वाली जो लाइन होगी ये 180 अंश होगी। ये है समय रेखा, ये है तिथि रेखा, ठीक है। तो इस तिथि रेखा के इधर जो देश होंगे, मतलब ये तिथि रेखा के इधर वाले जो देश हैं उन लोग के लिए मान लेते हैं 12 तारीख है, तो इन लोगों के लिए क्या होगा 13 तारीख। तो इधर वाले अगर इधर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक दिन का अंतर हो जाता है। इधर वाले भी जाते हैं तो भी एक दिन का अंतर हो जाता है। 12 से इधर आ गए तो फ़ायदा हो गया, इधर से वापस चले गए तो उनको नुकसान हो गया। तो ये देश वाले अब यहाँ से ये है, यहाँ से भी तो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी वही सिस्टम है। तो ये क्या होता है, एक समय को बताता है और एक पूरी तिथि को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ से पूरे वहाँ जाने में पूरे 12 घंटे लग जाते हैं। तो इस प्रकार का पूरा सिस्टम आप लोग देखेंगे कि ये 80 और ये 90 है, ठीक है। ये पूरा दिखाया हुआ है, कितने अक्षांश के बारे में दिखाया है, 10, 5, ये पूरा अक्षांश है और उसके नीचे देशांतर रेखाएं हैं। कुछ इस प्रकार से हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे। और एक सवाल है, साधारण सा सवाल है, उस सवाल को हम अभी दे देते हैं। चलिए, जैसे कि इस वक्त 8 बज रहे हैं भारत में। भारत में कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय है कितना होगा, कितना बज रहा होगा, ठीक है। भारत में 8 बज रहे हैं और 75 अंश पूर्वी देशांतर का समय कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसका आंसर आपसे चाहेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं नए वीडियो के साथ। जो नए वीडियो में आएंगे हम MCQ जो मैंने पिछली क्लास में कराया था सौरमंडल के बारे में, और आज की जो क्लास है उसके सारे MCQ हम एक साथ एक वीडियो में लेके आएंगे और इस सवाल का जवाब भी हम वहीं देना चाहेंगे। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं सवाल का जवाब। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।